जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया अपने हाई एंड्योरेंस एयूवी के ट्रायल्स। जैगवार एयरक्राफ्ट से शुरू हुए हैं भारत के प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स के ट्रायल्स। भारत के स्पेशल फोर्सेस को कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए किया जा रहा है और भी तैयार। इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI अपग्रेड के बाद हो जाएंगे चीन के J-35 से एडवांस। और हैकर ग्रुप ने भारतीय रक्षा मंत्रालय का सेंसिटिव डेटा लीक करने का किया दावा। डीआरडीओ लैब NSTL यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, तो इनके द्वारा विकसित किए गए हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल के अभी हाल ही में लेक में सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। और इन ट्रायल्स के दौरान सोनार्स और कम्युनिकेशन के परफेक्ट परफॉर्मेंस के साथ सरफेस और सबमर्ज कंडीशंस में व्हीकल डायनेमिक्स को प्रूव किया गया है। और बाकी जो हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि AUV है, तो उसे सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, माइन डिटेक्शन, माइन न्यूट्रलाइजेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो इस तरह की अलग अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके भारत की वास्ट कोस्ट लाइन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मॉनिटर करने के लिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डीआरडीओ ने अपने टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी कि तारा सिस्टम, जो कि एक हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब है, तो इंडियन एयरफोर्स के जैगवार एयरक्राफ्ट से इसके कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स शुरू किए गए। बाकी इन बॉम्ब्स की जो रेंज है वो लगभग 150 से 180 किलोमीटर तक होने वाली है। और ये डीआरडीओ के हाई स्पीड लो ड्रैग वाले बॉम्ब्स की ही सीरीज का हिस्सा है, जिसमें रेंज एक्सटेंशन किट को लगाया गया है। और पहली रेंज एक्सटेंशन किट वाला इस तरह का जो बॉम्ब था वो मार्च 2024 में शोकेस किया गया था। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब सिस्टम है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स का मतलब होता है जब ट्रायल्स के दौरान जो टेस्ट प्रोडक्ट है वो एयरक्राफ्ट के साथ ही अटैच रहता है, यानी कि उसे रिलीज नहीं किया जाता है। और इस तरह के टेस्ट में उस इक्विपमेंट के एवियोनिक्स, उसके नेविगेशन सिस्टम, उसकी स्टेबिलिटी और एयरक्राफ्ट के साथ उसके इंटीग्रेशन, तो इन सभी चीज़ों को रियल फ्लाइट कंडीशंस में इवेलुएट किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्पेशल फोर्सेस अपने कोवर्ट वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने पर काम कर रही हैं, जैसे कि गुरिल्ला कॉम्बैट ट्रेनिंग को अपग्रेड करने के उद्देश्य के साथ निकट भविष्य में इसी ट्रेनिंग के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी मिशन प्लानर्स और सिमुलेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज बटालियंस हैं, 5 पैरा एयरबॉर्न बटालियंस हैं, हर एक में कम से कम 620 सोल्जर्स हैं। इसी तरह से एयरफोर्स के पास भी करीब 1600 गरुड़ कमांडोज हैं, नेवी के पास 1400 से अधिक मार्कोज हैं। और अभी जो एक बड़ी कमी है वो है एक फुल फ्लेज्ड स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की, जो कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन अलग अलग स्पेशल फोर्सेस को एक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंडर ला सके। हालांकि इसी कमी को दूर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन को बनाया गया है, और जिसने कुछ हद तक इन तीनों स्पेशल फोर्सेस के बीच जॉइंटनेस और सिनर्जी के इश्यूज को एड्रेस भी किया है। इसके अलावा इंडियन स्पेशल फोर्सेस की सर्विस में एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम्स इंडक्ट किए गए, जो कि जॉइंट ऑपरेशंस के लिए तीनों फोर्सेस के बीच अनइंटरप्टेड और सीमलेस लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस को सुनिश्चित करते हैं। बाकी इन स्पेशल फोर्सेस को ऑलरेडी कई अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड वेपन्स, जैसे कि साको लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स, M4A1 कार्बाइंस, TAR-21 असॉल्ट राइफल्स, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स, रशियन VSS सप्रेस्ड स्नाइपर राइफल्स और साइलेंसर्स के साथ बैरेटा पिस्टल्स, इन सभी से इक्विप्ड किया गया है। इसके अलावा पैरा SF की यूनिट्स में लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स को इंडक्ट किया गया है, जिसने इनकी प्रिसिशन टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दिया है। इसी तरह से रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स, नैनो ड्रोन्स, सर्विलियंस कॉप्टर्स, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पेलोड्स के साथ लाइट वेट ड्रोन्स, तो इन्हें भी कम से कम 10 किलोमीटर तक एडवांस शॉर्ट एंड मीडियम रेंज सर्विलियंस के लिए इंडक्ट किया गया है। इसके अलावा स्वदेशी तौर पर बनाए गए एडवांस फ्री फॉल पैराशूट सिस्टम्स और इसी तरह के इक्विपमेंट भी इंडक्ट हुए हैं। और जबकि एक नए तरह के इंटीग्रेटेड कॉम्बैट डाइविंग किट्स को खरीदने की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। और अब इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए गाइडेड एरियल डिलीवरी सिस्टम्स भी उपलब्ध हैं, जो कि इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लंबे ड्यूरेशंस वाले ऑपरेशंस के लिए हमारे कमांडोज इंडिपेंडेंटली बिहाइंड द एनिमी लाइंस ऑपरेट कर सकें। इसी तरह से मार्कोस के लिए मिजेट सबमरीन्स, अंडर वाटर स्कूटर्स, एक्सप्लोजिव डिस्पोजल के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स, ओपन सर्किट डाइविंग इक्विपमेंट, एयर ड्रॉपेबल रबराइज इन्फ्लेटेबल बोट्स, तो इस तरह की चीज़ों को भी इंडक्ट किया गया है। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करने के लिए इनकी जो ट्रेनिंग है तो वो भी एक प्रमुख फोकस एरिया है। और इनकी ट्रेनिंग में वॉलंटियर्स को उनकी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक स्ट्रेच किया जाता है, ताकि वो सर्जिकल स्ट्राइक वाले ऑपरेशंस, हिट एंड रन मिशंस, दुश्मन के वाइटल टारगेट्स की स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल सर्विलियंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्बिंग्स और इस तरह के अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकें। और जबकि कॉम्बैट फ्री फॉल स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो आर्मी की पहली वर्टिकल विंड टनल फैसिलिटी है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में फुली ऑपरेशनल हो चुकी है। और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर्स का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, और जिसमें AI बेस्ड सिस्टम्स को भी इंडक्ट करने की योजना है,
ताकि कमांडोज और भी रियलिस्टिक और इकोनॉमिकल तरीके से ट्रेनिंग कर पाएं। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और जिसमें एक क्लेम किया गया कि ब्रिटेन की एक एरोस्पेस फर्म है जिसका नाम है HR स्मिथ ग्रुप, तो इसने 2023 से 2024 के बीच में भारत की HAL को कुछ प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी शिप करी है। और फिर इसी रिपोर्ट में आगे ये कहा गया कि HAL ने वही सेम टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट बाद में रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट को ट्रांसफर किए थे। और इस रिपोर्ट में कुछ कस्टम रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए कहा गया कि HAL ने 2023 से 2024 के बीच में HR स्मिथ की सब्सिडरी टेक्टेस से लगभग $2 मिलियन तक की कीमत वाले प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी के 118 शिपमेंट्स को रिसीव किया था। और उसी सेम पीरियड में HAL ने रोसोबोरोन एक्सपोर्ट को सिमिलर कंपोनेंट्स के कम से कम 13 शिपमेंट्स सप्लाई किए हैं और वो भी $14 मिलियन की कीमत पर। और इन कंपोनेंट्स को डुअल यूज टेक्नोलॉजी के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है और जिस पर ब्रिटिश और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने चिंता जताई है कि कैसे ये क्रिटिकल इक्विपमेंट यूक्रेन में रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी रिपोर्ट में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि इस बात के ऐसे कोई भी डायरेक्ट प्रूफ उनके पास नहीं है जो कि ये साबित करें कि HR स्मिथ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया पहुंचे हैं। बस इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ शिपमेंट रिकॉर्ड्स को पॉइंट आउट किया है जो कि इन प्रोडक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन कोड्स के साथ मैच करते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को खारिज किया है और इसे फैक्चुअली इनकरेक्ट और मिसलीडिंग बताते हुए कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट है फैक्ट्स को मिसप्रेजेंट करती है और पर्टिकुलर पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करने के लिए ये इश्यूज को फ्रेम कर रही है। और जबकि इस बात पर जोर दिया गया कि HAL ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स और एंड यूजर कमिटमेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनका हमेशा पालन किया है। और इस बात पर भी जोर दिया है कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड पर भारत का जो एक रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है तो एक कंपनियों द्वारा ओवरसीज कॉमर्शियल वेंचर्स को लगातार गाइड करता रहेगा। और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट्स हैं वो ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते समय बुनियादी सावधानी बरतें जिसे स्पष्ट रूप से इस मामले में अनदेखा किया गया है। कल 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक भारत और US की मिलिट्रीज अपनी बायलैटरल एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प के 4th एडिशन को आयोजित करेंगी। और चूंकि ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है तो इसलिए इसमें भारत की तरफ से इंडियन नेवी के इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ INS जलसवा, INS घड़ियाल, INS मुंबई, INS शक्ति और PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, वहीं इंडियन आर्मी की तरफ से 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और 12 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस के ट्रूप्स, और जबकि एयरफोर्स की तरफ से रैपिड एक्शन मेडिकल टीम के साथ C-130 एयरक्राफ्ट और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो हार्बर फेस है वो विशाखापट्टनम में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा और फिर जिसके बाद इसका सी फेस कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिला है जिसमें एयरफोर्स ऑफिशियल्स का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स को जो अपग्रेड करने वाला प्रोग्राम है तो इस अपग्रेड के बाद जो हमारे सुखोई फाइटर्स हैं तो वो कई ऐसी कैपेबिलिटीज़ के साथ आएंगे कि वो चीन के 5th जनरेशन J-35 को भी आउट परफॉर्म कर देंगे। और सुखोई फाइटर्स को ये कैपेबिलिटीज़ खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर भी दी जा रही है कि जो पाकिस्तान है वो चीन से इन J-35A फाइटर्स को खरीदने की तैयारी में है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें HAL की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 30,400 करोड़ रुपीस तक के रेवेन्यू को जनरेट किया है, जबकि इससे पहले वाले साल में यही रेवेन्यू 30,381 करोड़ रुपीस तक था। और HAL ने ये उपलब्धि LCA तेजस और ALH हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में कमी के बावजूद हासिल करी है। तेजस की डिलीवरी जो कि इंजन्स उपलब्ध न होने के कारण प्रभावित हुई थी और जबकि ALH हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी जनवरी 2025 में हुई दुर्घटना की वजह से, जिसके बाद पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड होना पड़ा था। हालांकि जो अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं तो उनकी जो डिलीवरीज हैं उनको एक्सेलरेट किया गया है और जिसने HAL को इस टॉप लाइन को मेंटेन करने में मदद करी है। द प्रिंट की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को हैक करके डार्क वेब पर उसे बेचने का प्रयास किया है। और इन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में T-90 टैंक्स के अपग्रेड प्लान से लेकर DRDO के अंडर डेवलपमेंट वाले कई सारे प्रोग्राम्स हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ये हैकिंग बबुक लॉकर 2.0 नाम के हैकिंग ग्रुप ने करी है, जो कि मूल रूप से एक थाई ग्रुप है और जिसे अब कई अलग अलग हैकर्स रन करते हैं। और इन्होंने 10 मार्च को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए क्लेम किया था कि वे DRDO के सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं। और इसी क्लेम के कुछ दिनों बाद इस हैकर ग्रुप ने करीब 753 MB के हैक्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली रिलीज कर दिए थे, जबकि उनका दावा यह है कि उन्होंने एक्चुअल में 20 TB तक के सेंसिटिव मिलिट्री डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसमें भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट से संबंधित सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। हालांकि द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही तरह के सोर्सेज हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हैकर ग्रुप ये क्लेम बड़ा चढ़ाकर कर रहा है। और जबकि डिफेंस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेज का कहना है कि हैकर ग्रुप ने जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे
तो वो इंडियन सिस्टम्स में ऐसी कोई भी एक्चुअल इंट्रूशन को नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स IAS ऑफिसर से बिलोंग करने वाले इंटरनेट लिंक्ड कंप्यूटर से हैक किए गए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे। यानी जो डिटेल्स उपलब्ध हैं वो ये दिखाते हैं कि ब्रीच हुआ है, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पर हुआ है और वो फाइल्स कम से कम 4 साल या उससे भी पुरानी है। जबकि द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये हैकर्स इस बात का क्लेम भी कर रहे हैं कि उन्होंने एरियल अटैक के केसेस में भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और अन्य VVIPs के जो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उनकी डिटेल्स को भी प्राप्त किया है। हालांकि इस तरह के प्रोटोकॉल्स डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दायरे में नहीं आते हैं और उन्हें एक अलग ही टीम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि एक बार फिर से प्रतीत होता है कि जो हैकर ग्रुप है ये अपने दावे बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है। और इस लीक को सबसे पहले हाईलाइट करने वाली जो प्राइवेट साइबर एंड डेटा सिक्योरिटी फर्म एथेनियन टेक है, तो वो भी इस आकलन से सहमत है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो डेटा लीक हुआ है तो वो एक IAS ऑफिसर के डेस्कटॉप या फिर हैंड हेल्ड डिवाइस से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि रेगुलर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है। और हैकर्स जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के सिक्योर नेटवर्क में ब्रीच किया है, तो उस क्लेम में सच्चाई कम दिखती है। यानी कि इस पूरी रिपोर्ट का सीधा सा मतलब यह है कि डेटा लीक जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह के सेंसिटिव डेटा के लीक किए जाने के दावे किए जा रहे हैं वो डेटा वैसा नहीं है। और फिलहाल अभी इस पर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल लेवल पर कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सूबेदार मेजर तेबांग मोरूप ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हवलदार सतवीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1991 में 10 असम राइफल्स के हवलदार लक्ष्मी दत्त, हवलदार मेहरबान सिंह बिस्ट, राइफलमैन गणेश दत्त चौबे, राइफलमैन गजेंद्र बहादुर पाल, राइफलमैन गोपाल सरकार और 2015 में 44 असम राइफल्स के हवलदार दुर्ना कांता डोली और हवलदार मान बहादुर छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का सबसे पहला एडिशन कौन से वर्ष में आयोजित हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।